हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है लाइट। और हमें इस चैप्टर में लाइट के दो फिनोमेना को डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें से पहले फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन एंड सेकंड फिनोमेना का नाम है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, लाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और साथ में सारे नोट्स आपको प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में मिलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट एक्सप्लेन करता हूँ तो आप इन नोट्स को अपनी एक नोटबुक में प्रॉपरली तरीके से नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि बच्चों, वीडियो को बार बार देखने से उतनी हेल्प नहीं है, जो आपने नोट डाउन किया होगा तो आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी होती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसमें बेसिक बेसिक टर्म्स मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। तो आपको हर एक टर्म को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करना है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगा, जिसमें आप मुझे अपने डाउट्स नंबर पे भेज सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा बच्चों। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ क्लियर होगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। Yes! Yes! Uh-uh. Yeah! Huh? Huh? Our topic for today is Introduction to Light. Light is a form of energy that enables us to see all the things around us. The main source of light on the earth is the sun. Plants are able to prepare their own food using sunlight. Some other objects also give out light. They are known as luminous objects. For example, bulbs, lamps, candles, etc. are luminous objects. While there are some objects that do not give out light, they are known as non-luminous objects. For example, table, cloth, bag, utensils, etc. are non-luminous objects. Non-luminous objects are generally of two types: transparent objects and opaque objects. Transparent objects are those that allow light to pass through them, like glass, water, etc. While opaque objects are those that do not allow light to pass through them, like wood, stone, etc.
तो बच्चों, जैसे आपने देखा इस वीडियो में लाइट के बारे में बताया गया था कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और हमने देखे थे कि लाइट के सोर्सेज को दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ था, एक था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक था नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जैसे कि आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि जो सन है वो एग्जाम्पल होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और अगर आर्टिफिशियली बात करें तो हमने भी कुछ बनाए हैं आर्टिफिशियली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनमें बल्ब आता है, कैंडल, ये सब उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अपनी लाइट खुद इमिट्स करते हैं। इमिट मतलब निकालते हैं बच्चों। अब इसके बाद आपने दूसरा जो देखा था दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जब आपने वीडियो में देखा होगा कि जो बॉय दौड़ता है, रिटर्न होता है तो वो टकरा जाता है। तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट इमिट नहीं करते हैं बच्चों। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं। अब जो आगे इसके एग्जाम्पल्स आपने देखे थे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, और इसके एग्जाम्पल्स आपके चारों तरफ होते हैं। अगर मैं बात करूँगा आपका जो फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है, पेन है, नोटबुक है, ये सब एग्जांपल्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि हम लोग को लाइट की नीड क्यों होती है। तो लाइट का बेसिक फंक्शन होता है बच्चों कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। जो सबसे मेन फंक्शन हमको जो यूटिलाइज हम करते हैं इन द मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम जो आप देख रहे हो, इनफैक्ट इन द नाइट, तो हम देखते हैं कि नाइट में स्टार्स और मून्स की लाइट आ रही है। तो स्टार्स तो अपनी लाइट एमिट कर सकते हैं पर मून की खुद की लाइट नहीं होती है। तो मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो वर्ड आ रहा है इसी को हमको समझना है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन वर्ड आ चुका है और रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्लियर होना है, तो मैं उसको थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब बच्चों, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उनकी खुद की लाइट होती है इसलिए हम उनको देख पाते हैं, पर जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती पर फिर भी हम इनको देख पाते हैं। तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता है लाइट के ही फिनोमेना से, जिस फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन। तो बच्चों मैं आपको रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम बचपन में बॉल से खेलते थे, तो बॉल को जब हम फ्लोर पे ड्रॉप करते थे तो वो बॉल वापस बाउंस बैक होके आती थी। तो मतलब उस फ्लोर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती थी जिससे वो बॉल को वापस बाउंस बैक कर देती। तो इस बाउंसिंग ऑफ बैक, ये जो बाउंस बैक हो रहा है, इसी तरीके से लाइट में भी एक चीज़ होती है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट को तो क्रॉस कर सकती है पर किसी ऑब्जेक्ट से वो टकरा के वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन वही चीज़ है कि अगर कोई रे रे बच्चों याद ना, रे मतलब होता है लाइट के जो पाथ होता है उसको हम लोग रे ऑफ लाइट ही बोलते हैं। तो जो रे आ रही है लाइट से, तो वो जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और उसके बाद बाउंस बैक होती है तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आई थिंक आपको डायग्राम में क्लियर हो गया होगा कि सन से एक रे आ रही है और वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और फिर बाउंस बैक हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन की थ्योरी से कुछ टर्म्स होते हैं बेसिक्स, उन टर्म्स को मैं क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आप देखेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है जिसको प्लेन मिरर का नाम दिया है मैंने। और आपको यहाँ पे दो ब्लैक लाइन दिख रही होंगी इंक्लाइंड वे में, और एक आपको रेड लाइन दिख रही है जो परपेंडिकुलरली है प्लेन में। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों 90 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो बच्चों वो टर्म्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं एक टर्म आया है आपका इंसिडेंट रे, एक टर्म आया है आपका रिफ्लेक्टेड रे, एक टर्म आया है आपका नॉर्मल, बच्चों ये नॉर्मल है, और एक टर्म है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक टर्म है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, ये लॉ में आएगा, ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा कि यहाँ पे इक्वल वर्ड क्यों लिखा था मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना है कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो रे, मान लो यहाँ पे एक सन होगा, तो ये सन से एक रे आ रही है और सन से जो रे आती है उसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। सन से जो रे आती है उसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं बच्चों। अब दूसरा जो टर्म आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और है, एक टर्म और दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। तो ये सर्कल जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डॉट बनाऊंगा, तो एक डॉट बिल्कुल वहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत हल्का सा ब्लू कलर का डॉट। यहाँ पे इंसिडेंट रे का आपको एरो दिख रहा है,
इधर एक पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक करती है तो इंसिडेंट रे सरफेस पे, सरफेस मतलब प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं बच्चों। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, आपको जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पे इनकी डेफिनेशंस और क्लियर होंगी आपको बच्चों। अब थर्ड टर्म पे मैं आ रहा हूँ, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड जो टर्म मुझे डिस्कस करना है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों हमको दिख रहा है कि अगर इंसिडेंट रे जब आ रही थी तो ये सरफेस पे स्ट्राइक करी और सरफेस उसको बाउंस बैक कर दिया, और बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं बच्चों। अब इसके बाद आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है बच्चों। आपको यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिख रहा है स्लाइड में, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नॉर्मल होता है। तो ये जो लाइन है इसको हमने नॉर्मल बोलते हैं बच्चों, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। तो ये आपको नॉर्मल होता है ये आपका। अब नॉर्मल की मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री मैथ्स में आपने सीखा होगा कि इसको हम लोग 90 डिग्री एंगल कहते हैं। तो ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो नॉर्मल एक रे होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम बोल सकते हैं जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, नॉर्मल एक रे होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हमें क्लियर होता है कि एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में बनता है। तो एंगल जब भी दो लाइन के बीच में बनेगा तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे मैं लाइंस देखना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे लाइंस कितनी दिख रही हैं। तो बच्चों एक लाइन आप इसको मान सकते हो, एक लाइन आप इसको मान सकते हो, एक लाइन आप इसको मान सकते हो। तो अगर मैं इसको 1 नाम दे दूँ, इसको मैं 2 नाम दे दूँ और इसको भी 3 नाम दे दूँ तो आपको ये लाइन दिख रही है। और एक लाइन आपको ये भी दिख रही है, इसको मैंने 4 नाम दे दिया है, और एक लाइन मुझे यहाँ पे दिख रही है ये वाली, इसको मैंने 5th नाम दे दिया है। आपको यहाँ पे टोटल 5 लाइन दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें ये क्लियर कि एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे ये वाली है बच्चों और ये नॉर्मल है। अब ध्यान रखना बच्चों आपको, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं हम लोग आई से बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे डिनोट करते हैं? आई से। बच्चों यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेपर में कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों कई बार वो आपको ये वाला एंगल दे देता है, वो ये वाला एंगल दे देता है आपको। तो ये मैं अगर मान लो उसने ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल, मान लो अगर ये एंगल मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि ये एंगल उसने मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बच्चों ये जो 30 डिग्री एंगल हमको दिया हुआ है, आप देखें यहाँ पे ये एंगल आपको 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो मैं ये कह रहा हूँ आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में नहीं है एंगल, ये इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में एंगल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है ये वाला, दैट इज इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब बच्चों इस एंगल को क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। कौन सी प्रॉपर्टी से? मैथ्स की प्रॉपर्टी से। हमको पता है ये एंगल कितना होता है टोटल 90 में से ये एंगल कितना है 30, तो बचा हुआ है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल का एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको डिस्कस करा हुआ है, ये आपको क्लियर होगा आई थिंक, कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। इसी तरीके से बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आई थिंक क्लियर होगा आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से।
तो अब आप थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको डेफिनेशन सारी मिल जाएंगी। इंसिडेंट रे की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, इट इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हो जाती है सरफेस को स्ट्राइक करके, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होगी सरफेस पे, अगेन आई रिपीट, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देख लो आप लोग, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब भी वो सरफेस से बनाएगी कोई भी रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा अब कि ये होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब बच्चों एक टर्म और आ रहा है जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाइस करते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ तो इस पे इंसिडेंट रे भी आ रही है, आप देख रहे हो, नॉर्मल भी आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी। तो तीनों के तीनों ये इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोला हुआ है। अब मैं आगे वीडियो को लेके चलता हूँ। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। मतलब अभी आपने देखा कि इंसिडेंट रे एक सरफेस से स्ट्राइक कर रही थी और वो सरफेस से जैसे स्ट्राइक कर रही थी तो वो बाउंस बैक हो रही थी। तो वो सरफेस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई बार रिफ्लेक्शन एकदम स्मूथ हो रहा होता है, रेगुलर, मतलब लाइंस जैसी आएंगी पैरेलल तो पैरेलल ही जाएंगी। पर कई बार ऐसा भी होता है लाइंस पैरेलल आती हैं पर पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो बच्चों उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सरफेस की। तो आपको बेस्ट रिफ्लेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होनी चाहिए कि पहली कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने लिखी हुई है कि उसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, शाइनी सरफेस होनी चाहिए। दूसरा पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, जैसे कि अपने घर में मिरर्स को देखते हैं। और थर्ड स्मूथ होनी चाहिए, मतलब सरफेस रफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस रफ होती है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन रेगुलर टाइप के नहीं होते, इर्रेगुलर होते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर मेटल, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास के पीछे ही। हम लोग सिल्वर की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ग्लास आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देता है, तो वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगा बेटा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको आई थिंक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो उसी पे बेस है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था पीछे। तो वहाँ पे हमने एक डायग्राम में देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री ही बनाएगी। उसी को हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है। और इस लॉ को जब हम रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे, जब भी मैं किसी सरफेस से, याद रखना बच्चों, जब भी मैं किसी सरफेस से किसी इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो हमेशा वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर वो दोनों एंगल इक्वल नहीं है, मतलब लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब हमारा डायग्राम गलत होगा। तो सबसे बेसिक है और आपको इसको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है पहला। सेकेंड जो लॉ है दैट इज, ये हमको क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब मैंने प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किया था तो आपको बताया था मैंने कि तीनों रे जो होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, सबकी सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन से मीनिंग है बच्चों मेरा एक
फ्लैट सरफेस, जैसे आपकी नोटबुक होती है तो नोटबुक का जो पेज है वो एक प्लेन है, तो मतलब अगर इंसिडेंट रे उस पर स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मल भी उसी प्लेन पे बनेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन पे बनेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसमें तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, किसी अदर प्लेन पे लाई नहीं करते हैं। अब इसके आगे मैं जाता हूं बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल मिरर दिख रहा है और इस स्फेरिकल मिरर का नाम कॉनकेव मिरर है। बच्चों मिरर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो रेडी रखा हुआ है, जैसे ही मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए कंप्लीट कर दूंगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो वो सेकेंड वीडियो अपलोड होगा और उसमें सारी मैंने मिरर्स की स्टडी करी हुई है। और इधर मैंने मिरर का एक सिंपल सा पार्ट लिया हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करने थे कि मिरर में जो अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स निकल के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें जो मैं देख रहा हूँ आप तो स्लाइड में यहाँ पे आप देख रहे होगे तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कट गई है, ये कॉनकेव लिखा है बच्चों, यहाँ पे कॉनकेव लिखा हुआ है वर्ड, दैट इज कॉनकेव। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है कॉनकेव मिरर है, इसके यहाँ पे बच्चों पॉलिशिंग कर दी, जब भी डायग्राम बनेगा तो इस टाइप से यहाँ पे पॉलिशिंग की रहती है, यहाँ पे ब्लैक सरफेस है तो यहाँ पे पॉलिशिंग की है। तो कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस जो उसका उठा हुआ वाला पोर्शन होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पे शेडिंग करी हुई है, तो ये वाला पोर्शन इसका बल्ज हैगा, उठा हुआ टाइप का है, तो यहाँ पे पॉलिशिंग होती है। और ये वाला पोर्शन जो है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसकी सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे रे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो अब उससे पहले कुछ टर्म्स क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को रे डायग्राम्स पढ़ना है मिरर्स के कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको पोल को मैं बताऊँगा, पोल क्या होता है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा अपार्चर क्या होता है बच्चों। प्रिंसिपल फोकस अभी डिफाइन नहीं करूंगा मैं, इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा एक डायग्राम के थ्रू जो बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे हम डिस्कस करें पोल। तो पोल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पोल जो होता है, पोल को क्या बोलते हैं आप देखेंगे, आप देख रहे हो कि ये मिरर है, ये पूरा जो मिरर दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिरर, इस मिरर का एक सेंटर दिख रहा है आपको, ये सेंटर। तो इस मिरर के सेंटर को हमने क्या बोल के रखा है, पोल। तो द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो आपको दिख रहा है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जब ये दिख रहा है यहाँ पे रे, तो यहाँ पे जब मैं इसको पूरा अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये इस तरीके से होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये पूरा एक सर्कल होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ होता है पूरा, और इस सर्कल का एक सेंटर होता है। बच्चों थोड़ा सर्कल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, ये है आपका सर्कल है और सर्कल का एक सेंटर होता है और इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि मैंने ये एक्चुअली स्टूडेंट्स एक ग्लास होता है स्फेरिकल, ये पूरा जो होता है स्फेरिकल ग्लास होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्फेरिकल ग्लास होता है। इसकी जो मैं बात करूँ ये स्फेरिकल ग्लास है, और इस स्फेरिकल ग्लास को जब हम कट कर देंगे, ये कट कर दिया मैंने, तो ये कट कर दिया तो ये मिरर बन जाता है और इसकी फिर हम पॉलिशिंग कर देते हैं। तो ये जिस स्फेरिकल ग्लास का, ये मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है स्टूडेंट्स। अगेन आई रिपीट, फिर से देखो बच्चों, ये पहले एक स्फेरिकल ग्लास होता है, इस स्फेरिकल ग्लास को हम कट कर देते हैं, ये कट कर दिया मैंने। अब ये आपको जो सरफेस दिख रही है इसको पॉलिश किया जाता है तो ये मिरर बन जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास से कट करा है उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन आई रिपीट, अच्छा स्टूडेंट्स क्या होता है, अगेन आई रिपीट कि इस मिरर को जिस स्फेरिकल ग्लास से, इस मिरर को जिस स्फेरिकल ग्लास से कट करते हैं उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस।
स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि आपको अब 2 पॉइंट मिल चुके हैं। वो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक हमें मिल गया है पोल वाला पॉइंट और एक हमें मिल गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है स्टूडेंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रही है, और इस लाइन को मैं कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ डॉट करके स्टेप से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, अ लाइन विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आती है बात कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक रेडियस आपको क्लियर होगा कि सर्कल में हम रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के पीछे जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सेंटर है आपका, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस। अब मैं पोल से बात करूँगा स्टूडेंट, तो पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट्स फोकल लेंथ, तो अभी मैंने प्रिंसिपल फोकस आपको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो फोकल लेंथ तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होती है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये सर क्लियर हुआ होगा आपको सर टर्म्स, और इसके लिए मैंने यहाँ पे टर्म्स सारे लिखे हुए हैं। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये नोट में आपको जब मैं मिरर पढ़ाऊँगा तो ये नोट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस नोट का मीनिंग क्या है। ये नोट जो है जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सारे मिरर्स, तो आपको इसमें नोट का मीनिंग क्लियर दिखाऊंगा कि क्या बताना चाह रहा है। ये कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, जबकि कॉन्केव मिरर में मिरर के सामने होता है। तो ये मैं आपको जब मिरर्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस अभी आप छोड़ देना, स्किप कर देना, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक आज हम लोग ने इसको कंप्लीट करा है स्टूडेंट्स, और ये फोकल लेंथ आ गई है आपका। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और स्टूडेंट्स अपार्चर इंपॉर्टेंट होता है। अपार्चर आपको ध्यान रखना है, अपार्चर क्या होता है मैं एक बार आपको उसी डायग्राम में बता देता हूँ अपार्चर क्या होता है। अपार्चर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब इस पर लाइट आएगी तो लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पोर्शन से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। इतने ही पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब वो यहाँ कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, यहाँ कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है मिरर का, जितने वो मिरर के जितने पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो सकती है उसी को हम अपार्चर बोलते हैं स्टूडेंट्स। मतलब मिरर का एक तरीके से उसको डायमीटर भी कंसिडर करा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अपार्चर सिंपल जितने पोर्शन से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम अपार्चर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और टाइम मिले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। मेरा अगेन आपसे एक ही चीज़ का कहना है कि जो भी चीज़ आज मैंने पढ़ाई है इसको आप अपने नोट्स के फॉर्म में लिखते जाएं ताकि, और उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे बच्चे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा पूरा मिरर पे बेस्ड होगा और उसकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।